हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक ऐसी तारीख है जिसमें भारतीय न्यायपालिका की पावर इक्वेशन हमेशा के लिए बदल जाएगी। कॉलेजियम ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे न्यायिक नियुक्ति के बाद पूरे के पूरे जुडिशियल इकोसिस्टम में परिवर्तन आएगा। 3 जज एक साथ एक ही दिन, ये कोई एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये वास्तव में एक मास्टर स्ट्रोक है। आपको ये समझना होगा कि इस एक नियुक्ति के बाद आगे पावर इक्वेशन किस तरीके से बदलेगी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पर क्या असर पड़ेगा और किस तरीके से ये एक नया कदम हुआ जो अब तक की न्यायपालिका में बहुत रेयर रहा कि इतने कम अवधि में जब रिकमेंडेशन दी गई हो और सरकार ने स्वीकार भी कर ली हो, जिसमें सरकार ने और इनफैक्ट कॉलेजियम ने बहुत सारे सीनियर जजेस को छोड़कर 3 जजेस को नियुक्त करने की रिकमेंडेशन दी और सरकार ने इसको तत्काल स्वीकार भी कर लिया। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से ये घटना हुई और इसके पीछे क्या मंशा है और किस प्रकार से ये आगे आने वाली चीज़ों को प्रभावित करेगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कैसे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, फिर कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है और लास्ट में हम देखेंगे कि इस एक निर्णय से, इस 3 अपॉइंटमेंट के निर्णय से क्या क्या बदल गया और कैसे बदल गया। तो आइए आज शुरू करते हैं इस पर चर्चा। और इस वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि हम इन किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है और नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है भारत में। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की वर्तमान स्थिति क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि वास्तव में इसके पीछे क्या कोई एजेंडा हो सकता है और इसके बाद भविष्य के फैसलों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसका भी हम विश्लेषण इसी वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं जजेस के बारे में। सबसे पहले हम ये जानें कि कौन कौन से जजेस की नियुक्ति हुई है। तो जो 3 जजेस नियुक्त हुए हैं उनमें सबसे पहले हैं न्यायमूर्ति NV अंजारिया। ये कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश थे, कर्नाटक हाई कोर्ट के, 60 इयर्स के हैं और 2030 तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहेंगे। दूसरे जज जिनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हुई है वे हैं न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और 2029 में ये रिटायर होंगे। तीसरे जज जिनकी नियुक्ति हुई है वे हैं AS चंदूरकर। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं और 6 अप्रैल 2030 तक ये सेवा देंगे। अगर आप इन तीनों पर ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये तीनों जजेस 2029-30 तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं देंगे। ये तीनों ही अपने अपने क्षेत्रों में, कोई मानवाधिकार के क्षेत्रों में, कुछ अल्पसंख्यक अधिकारों के क्षेत्रों में और जैसे चंद्रूलकर साहब है ये जो IT सेक्टर और इससे रिलेटेड क्षेत्र हैं, इसके मामलों में बहुत ही गहन ज्ञान और अच्छे निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक के अगले पॉइंट पर जहां हम देखना चाहेंगे कि कॉलेजियम होता क्या है, कॉलेजियम प्रणाली क्या है, कैसे ये प्रणाली विकसित हुई और नियुक्ति प्रक्रिया भारत में सुप्रीम कोर्ट में क्या है। देखिए, वस्तुतः तो जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत होती है। कॉलेजियम सिस्टम ही जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति की रिकमेंडेशन करता है, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की रिकमेंडेशन करता है और ट्रांसफर ऑफ जजेस की भी रिकमेंडेशन कॉलेजियम सिस्टम ही करता है। भारत में जो कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ है वो वास्तव में जुडिशरी के डिसीजन से ही डेवलप हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंतर्गत नहीं हुआ है। इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि यह न्यायपालिका द्वारा न्यायपालिका के लिए न्यायपालिका के माध्यम से किया जाने वाला अपॉइंटमेंट है। इसमें 3 बड़े केसेस रहे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। पहला केस जो फर्स्ट जजेस केस के नाम से जाना जाता है, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 1981 का था। 1981 का फर्स्ट जजेस केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार यानी कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, जिसमें न्यायपालिका की भूमिका नहीं होगी और नियुक्ति में सरकार की भूमिका को प्रमुखता दी गई थी। लेकिन 1993 में जब सेकंड जजेस केस होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो अपॉइंटमेंट होगा वो चीफ जस्टिस की सलाह का मतलब होगा कॉलेजियम की सलाह। यानी कि सेकंड जजेस केस था, जो सेकंड जजेस केस था इसने कॉलेजियम सिस्टम को स्थापित किया।
इसके कारण कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ और यहीं से कॉलेजियम की शुरुआत होती है और ये 1993 से इसकी शुरुआत हो गई। इसके बाद थर्ड जजेस केस होता है, जो कि बेसिकली थर्ड जजेस केस कह सकते हैं या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी था, ये एक तरीके से कह सकते हैं। इसमें कॉलेजियम को स्पष्ट किया गया थर्ड जजेस केस में। थर्ड जजेस केस, इसमें कॉलेजियम को स्पष्ट किया गया और कहा गया कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। ये कॉलेजियम की पोजीशन क्लियर की गई और साथ ही साथ ये डिसाइड किया गया कि कॉलेजियम की जो रिकमेंडेशन होगी उसके आधार पर ही चीफ जस्टिस भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। अगर हम देखें तो ये प्रणाली ही नियुक्ति के संदर्भ में रिकमेंडेशन करती है, जिसकी रिकमेंडेशन को राष्ट्रपति मानते हैं। सामान्यतः राष्ट्रपति सिर्फ ये कर सकते हैं कि इनकी रिकमेंडेशन को होल्ड कर सकते हैं या एक बार रिटर्न कर सकते हैं। केवल 2 प्रकार की शक्तियां ही राष्ट्रपति में निहित हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो अब इन 3 नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति हो गई है, तो वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में जो स्वीकृत संख्या है जजेस की, वो 33 + 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और इन 3 अपॉइंटमेंट्स के बाद अभी वर्तमान में टोटल 33 जजेस हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि अभी केवल 1 पद वैकेंट है। तो आप कह सकते हैं लगभग 3% की रिक्ति रह गई है। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें तो हाई कोर्ट में अभी भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो बॉम्बे हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट में 94 स्वीकृत पद हैं, जबकि वहां पर जज हैं केवल 57। तो आप समझ सकते हैं कि औसतन जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें 25 से 40% सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। तो ये वर्तमान स्थिति है जजेस की। अब देखिए, हमें यह जानना है कि ये 3 नियुक्तियां किस प्रकार से आगे की चीजों को प्रभावित करती हैं। अब हम असली कहानी पर आते हैं। वास्तव में क्या है कि 26 मई 2025 को 26 मई को कॉलेजियम की मीटिंग होती है। 26 मई को कॉलेजियम की मीटिंग होती है। मीटिंग करके रिकमेंडेशन भेज दी जाती है भारत के राष्ट्रपति के पास। 29 मई को गवर्नमेंट इनको एक्सेप्ट कर लेती है। इन 3 नामों को गवर्नमेंट अप्रूवल दे देती है और यह अप्रूवल केवल 3 दिन के अंदर मिल जाता है। और 30 मई को ओथ सेरेमनी भी हो जाती है। यहां से कुछ सस्पिशंस बढ़ते हैं कि इतनी तेजी से कैसे ये रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर ली गई, क्योंकि वास्तव में जजेस के अपॉइंटमेंट में औसतन 6 से 12 महीने का टाइम लग जाता था और यहां 3 दिन के अंदर सरकार का अप्रूवल भी मिल जाता है और चौथे दिन शपथ ग्रहण भी हो जाता है। तो ये मुद्दा है। इसके पीछे 3 बड़े कारण जो समझ आते हैं वे हैं। सबसे पहली चीज, 2025 में रिटायरमेंट का एक क्राइसिस होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। वास्तव में 7 सीनियर जज 2025 में ही रिटायर हो जाएंगे। जैसे अभी जून में ही जस्टिस बेला त्रिवेदी रिटायर हो जाएंगी, तो इसके बाद 6 और भी साल भर में रिटायर होने, तो वैकेंसीज आने वाली हैं। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल बैलेंस एक बनाने की कोशिश दिखाई देती है। वास्तव में ये जो जजेस अपॉइंट हो रहे हैं ये थोड़े प्रोग्रेसिव कैरेक्टर के हैं और कुछ कंजर्वेटिव जजेस होते हैं जिनका रेशियो बदला जाना था। तो प्रोग्रेसिव और कंजर्वेटिव जजेस के बीच में एक तरीके से मान के चलिए बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश हो रही थी। और तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण नजर आती है, इसमें रीजनल पॉलिटिक्स का भी एक पोर्शन नजर आता है। जैसे जस्टिस अंजरिया हैं, वो साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, कर्नाटका से आते हैं। जो जस्टिस बिश्नोई हैं वो नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं और जो जस्टिस चंदूरकर हैं वो वेस्ट से आ रहे हैं। तो एक तरीके से जो बैलेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स है वो भी मेंटेन करने की कोशिश हो रही है। अब इसमें कंट्रोवर्सी यहां से शुरू होती है कि जिन सीनियर जजेस को बाईपास किया गया, लगभग 8 से ज्यादा सीनियर जजेस अवेलेबल थे, उन 8 जजेस को छोड़कर इन 3 जजेस को प्रेफरेंस दिया गया। और वो जो 8 जजेस थे उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड वेरी एक्सीलेंट था और इन तीनों को प्रेफरेंस क्यों दिया गया, यहां से मुद्दा शुरू होता है। तो वास्तव में कुछ सीनियर जजेस इन 8 जजेस में से उनके साथ गवर्नमेंट के साथ बड़े ही डिफरेंसेस दिखाई दिए डिसीजंस में। कुछ स्पेसिफिक केस के जजमेंट के कारण गवर्नमेंट के साथ इनके डिसएग्रीमेंट भी थे और इसीलिए ऐसा लगता है कि सीनियरिटी के ऊपर
स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया गया कि इनको तुरंत अपॉइंट किया जाए और सरकार के आगे आने वाले जो फैसले होंगे, जो आगे आने वाले केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए भी, भारत के लिए भी और आगे आने वाली नीतियों के लिए भी, तो उसके लिए हमें वैसे जजेस भी चाहिए जो उसको प्रोग्रेसिवली हैंडल कर सकें। तो अगर आप देखें तो भविष्य के फैसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हम अगर तीनों जजेस की बात करें तो अगर हम कहें जस्टिस अजरानिया के बारे में, अजारिया के बारे में सॉरी, तो ये सोशल जस्टिस कैंप के चैंपियन माने जाते हैं। सोशल जस्टिस वाले केसेस में ये बहुत अच्छे डिसीजंस और प्रोग्रेसिव डिसीजंस के लिए जाने जाते हैं। जस्टिस बिश्नोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्योरिस्ट के तौर पर जुडिशरी की बेल्ट में माने जाते हैं और जस्टिस चंद्रूरकर जो हैं वो इकोनॉमिक पॉलिसी, जो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसके बड़े सपोर्टर माने जाते हैं। तो देखिए 2025-26 को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या सबसे पहले और बड़े केसेस हैं जो सरकार के आने वाले हैं कोर्ट में। तो सबसे पहला CAA NRC का फाइनल हियरिंग होना है, जहां पर आप ये मानकर चलिए कि अगर पहले का कंपोजिशन होता तो 60% चांसेस थे कि गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम होती, क्योंकि एक लीगल टेंडेंसी है, एक लीगल इंटरप्रिटेशंस की टेंडेंसी है जो दिखाई देती है। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे पर जुडिशियल रिव्यू होना है, इकोनॉमिक सर्वे पर बात होनी है। इकोनॉमिक सर्वे पर एक केस पेंडिंग है जो जहां पर जो डिजिटल इकोनॉमी और कॉर्पोरेट लॉज को लेकर के भी मुद्दा आने वाला है। तो आप समझिए कि यहां पर हमें टेक फ्रेंडली जस्टिस चंद्रूरकर टाइप के जजेस की जरूरत होगी। ठीक है, एनवायरमेंट क्लियरेंस केसेस भी बहुत सारे पेंडिंग है, क्योंकि डेवलपमेंट के मामलों में ये मामले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डिजिटल इंडिया और प्राइवेसी राइट्स पर भी सरकार की हियरिंग होनी है और यहाँ पर इंटरेस्टिंग एरिया होगा जहाँ पर आधार लिंकिंग केसेस से फाइनल डिसीजंस आने हैं। सोशल मीडिया रेगुलेशन, AI और ऑटोमेशन के लीगल फ्रेमवर्क को लेकर के मामले आने वाले हैं। तो ये वो मामले हैं जो वास्तव में आगे क्रूशियल होंगे सरकार के लिए भी और कोर्ट के निर्णय पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो यहां से अगर चीजें चेंज हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इन पर भी एक नजर रखनी होगी कि किस तरीके से अब इन पर डिसीजंस होने हैं। और फ्यूचर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने हैं तो जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड करेगी, जैसे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है ना, जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम को चेंज करने का मुद्दा बहुत तेजी से सरकार के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा और कई मंत्रियों के द्वारा उठाया जा रहा है। तो हो सकता है सरकार इस पर कदम उठाना चाहे और फेडरल स्ट्रक्चर के बीच में लेकर के जो विवाद बार बार सामने आ रहे हैं उसको अगर मॉडिफाई करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, तो कहीं ना कहीं फिर हमें जरूरत पड़ती है न्यायपालिका की, क्योंकि हमें पता है कि इस पर निर्णय न्यायपालिका का ही अंतिम होगा। तो ये बहुत व्यापक संदर्भों में आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर एक अलग लाइन पर और एक सकारात्मक दिशा से किए जा रहे अपॉइंटमेंट है, जो कि सरकार के निर्णयों और देश हित में जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है उसके लिए एक पक्षधर होंगे। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि कॉलेजियम का एक बड़ा गेम तो है ही है, कहीं ना कहीं इसके अपने एक अलग एजेंडा भी दिखाई देता है। तो 3 नए जजेस वास्तव में पावर बैलेंस करने के लिए आए हैं। ये स्ट्रेटेजिक टाइमिंग है सिलेक्शन की और साथ ही साथ फ्यूचर केसेस पर इसके मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। अब इसमें आपको मैं जानना चाहूँगा कि आपसे सवाल ये है कि इसमें क्या सब कुछ ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा है? क्या आपको ये लग रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम सही है या हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स करने चाहिए और जुडिशियल रिफॉर्म्स करके जैसे NJAC का मामला था कुछ इस तरीके का सुधार करना चाहिए? मैं चाहूँगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए और क्या हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स करके NJAC जैसा इंस्टीट्यूशन लाना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर इसका उत्तर बताएं। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपके पास हमारा टेलीग्राम लिंक है, UPSC मेंटोर पंकज सर। आप इस पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।